कार थोड़ी देर खड़खड़ करती हुई अपने दम से ज़्यादा जोर लगाती रही, फिर हार मानकर रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर झांकते हुए ड्राइवर से पूछा, अब क्या हुआ? हर थोड़ी देर में तुम्हारी कार को नाटक करने की आदत है क्या? ड्राइवर ने झल्लाहट दबाते हुए मुझे जवाब दिया, अब गाड़ी नखरे उठवा रही है तो क्या करे साहब, उठाने तो पड़ेंगे ही। मैंने टाइम देखा, 3 तो यहीं बज गए थे। 4 से पहले हवेली नहीं पहुंच पाऊंगा। 2-3 घंटे तो कम से कम रुकना ही है वहाँ, यानी 6-7 बज जाएंगे। अब रात में क्या वापस होना, सुबह से पहले तो नहीं निकल पाऊंगा। कल फिर इसकी खड़खड़ रास्ते में झेलते हुए स्टेशन पहुंचना सोचकर ही दिमाग थकने लगा था। साहब, कीचड़ मिट्टी का रास्ता है, लग रहा है कुछ दिक्कत हो गई है कार में। फ़ोन किया है, मैकेनिक आएगा। समझ लीजिए घंटे भर की फुर्सत, इससे ज़्यादा ख़राब क्या ही होगा। एक पल को मेरा दिमाग भन्नाया, फिर खुद पर शर्म आई। मैं किस लिए जा रहा था हवेली? जिस बात के लिए जा रहा था उस बात का तो एक रत्ती भी दुख मेरे मन के किसी भी कोने में था नहीं। एक एक्सीडेंट में मैं अपने माँ बापा को खोने के बाद मैं ताऊ जी के घर में ही रहा। ताई जी, जिनकी छाया में मैं बड़ा हुआ, वो 3 दिन पहले दुनिया छोड़कर चली गई थी और उनकी मौत पर जाना एक बहाना था। मैं तो अनीता का हाल जानने जा रहा था। मैंने कार की पिछली सीट पर लेटकर बैग का तकिया बना लिया। जब तक कार ठीक नहीं हो जाती तब तक एक नींद तो ली ही जा सकती थी। आंख मूंदते ही ताऊ जी के बेटे प्रभात भैया का चेहरा खट से सामने आ गया। आंखें तुरंत खुली, फिर बंद भी होने लगी। इस बार भी प्रभात भैया दिखे, लेकिन इस बार अकेले नहीं, बगल में अनीता भी थी। पिछली बातें याद आने लगी थी। करीब 2 साल पहले जब मैं हवेली आया तो भैया ने आते ही दबोच लिया था। जी तो कर रहा जान से मार दूँ तुझे, शादी पक्की करने गए थे तब क्यों नहीं आया? भैया ऑफिस वालों ने आने ही नहीं दिया। अब आया हूँ ना, हफ्ते भर की छुट्टी पर। आलीशान शादी होगी। 1 मिनट रुकिए, पहले भाभी की फ़ोटो दिखाइए। भैया ने इधर उधर देखते हुए अपना फ़ोन निकाला। एक फ़ोल्डर था भाभी की फ़ोटो का। मैंने झांक कर देखा, इतनी फ़ोटो रखे हुए हो। मैंने व्हाट्सएप पर मांगा तो क्यों नहीं भेजी? भैया ने फ़ोटो गैलरी देखते हुए कहा, देख सूरज, मुझे ये सब पसंद नहीं, तू जानता है। मैं तुझको भेजता, तू अपने दोस्तों को भेजता। तू अपने दोस्तों को भेजता, फिर ये फ़ोटो इधर उधर घूमती। ओहो, पॉसेसिव हो रहे हैं भाभी के लिए। अच्छा, अब तो दिखाइए। मैंने उनके हाथ से फ़ोन छीन लिया। अरे ये क्या, तेरा मुंह तो खुला का खुला रह गया। कितनी सुंदर है ना तेरी भाभी। भैया मुझे चौंका हुआ देख गर्व से भरे जा रहे थे और मैं एक के बाद एक फ़ोटो देखता जा रहा था। ये तो अनीता है, मेरठ से है ना? ओ माय गॉड, मेरा चेहरा जैसे खिला। भैया का उतर गया। ए भाई, पूरी बात तो बता, इतना कैसे जानता है तू इसको? अनीता और मैं 12वीं तक एक ही साथ पढ़े हैं भैया। पापा की पोस्टिंग वहीं तो थी। तब एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में, घर भी आसपास थे हमारे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, इतनी पुरानी जान पहचान का इस तरह सामने आना, इतने करीबी रिश्ते में बदल जाना। सच कहते हैं दुनिया गोल है। तब तो बेकार ही इतनी जांच पड़ताल करवाई लड़की और उसके घर वालों की। तेरे से ही पूछ लेते। भैया मजाक करने की कोशिश करते हुए हंस तो दिए, लेकिन वो हंसी उनके चेहरे पर फैल नहीं पाई। पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद वो जब देखो तब मुझसे अनीता के बारे में अजीब ढंग से पूछते रहते। उन सवालों में कौतूहल नहीं, बेचैनी झलकती थी। सब लड़कों से बात करती थी अनीता। तुम सब लोग घूमने भी जाते थे साथ में? अनीता तो बहुत सुंदर है, लड़के पटाने की कोशिश तो करते ही होंगे। कभी नाम उछला किसी के साथ? मुझे प्रभात भैया की ये बेचैनी डराने लगी थी। उनके अंदर एक घुटन सी महसूस होती थी। मुझे डर सताने लगा कि कहीं इस घुटन में इनका रिश्ता कैसे टिक पाएगा। एक घुटन मेरे अंदर भी फैल गई थी। अनीता और मैं बचपन के सिर्फ दोस्त नहीं थे, उससे ज़्यादा भी कुछ थे। ये बात हम दोनों को पता थी और सिर्फ हम दोनों तक भी रह भी गई। हेलो, आप सूरज बोल रहे हैं? एक दिन सुबह ही किसी अनजान नंबर से मेरे पास फ़ोन आया। जी, आप कौन? मैं अनीता, आपकी भाभी। एकदम शांत आवाज़ आई। मैं संभल गया। नाम बताने के साथ मुझे रिश्ता भी समझा दिया गया था। कैसी हो?
कैसी हैं आप? मैंने अपनी भाषा ठीक की। मैं ठीक हूँ। इन्होंने बताया कि आप इनके चचेरे भाई हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट थी। मैं अनीता की इस औपचारिक बोली से खिंच गया था। कौन कहेगा कि एक समय में हम दोनों करीब रहे हैं कि मैं ये कह रही थी कि आपके भैया थोड़ा पजेसिव है मेरे लिए। तो आप वो सब मतलब स्कूल वगैरह की बातें क्यों करते रहते हैं? वो बहुत पुरानी बातें हैं। अनीता बोलते हुए रुकी, फिर बोली, इतना पुराना याद नहीं रखना चाहिए। मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। बस मैंने इतना पूछा, और कुछ? उधर सन्नाटा था। वो कुछ सोचकर बोली, हमारी बात हुई है, किसी से कहिएगा नहीं। नहीं कहूँगा। और कुछ? मैं रोबोट की तरह पूछता जा रहा था। हालांकि मैं पूछना तो ये भी चाहता था कि जब भैया से छुपकर बात हो रही है तो उसको मेरा फ़ोन नंबर कैसे मिला था। एक रिक्वेस्ट और थी, आप बुरा मत मानिएगा। मैंने एक दिल काड़ा कर लिया। कुछ और भी बचा था अभी? जी बताइए। हो सके तो शादी से पहले आप वापस लौट जाइए। मैं नहीं चाहती कि हमारा कभी आमना सामना हो। करंट जैसा लगा था मुझे। ऐसा भी क्या खटक रहा था मैं? हालांकि मैंने उसको आश्वस्त करके फ़ोन रख दिया था, लेकिन कुछ था जो मुझे अजीब लग रहा था, बहुत बुरी तरह। शायद मुझे ये शादी ही अजीब लग रही थी। अनीता और भैया का कोई मेल नहीं था। वो एक बहुत पढ़ी लिखी खुले विचारों वाली लड़की थी और भैया फर्जी डिग्री लादे हुए, संकुचित विचारधारा के माहौल में पले हुए अमीर घर के बिगड़ैल लड़के। थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की तो पता चला किसी बिचौलिए रिश्तेदार ने आधी अधूरी सूचना देकर रिश्ता तय करा दिया था। अनीता के पापा प्रताप भैया के वैभव पर और अनीता उनकी हीरो जैसी शक्ल और कद काठी पर मोहित होकर तैयार हो गई। बाकी का काम फर्जी डिग्रियों ने कर दिया होगा। पता है, अनीता जब देखो तब बस पढ़ाई लिखाई की बात करती रहती है। अब उसको क्या बताऊं? मेरे तो सारे बीए एमए घर बैठे हुए। भैया जिस बात को सीना ठोक कर बताते थे वही बात मेरे दिल को धुक धुक करने लगी थी। एक बार शादी होकर आएगी ना, खुद देख लेगी। इतनी तो गिनती उसने सीखी नहीं होगी। दौलत गिन पाएगी, नौकर, पैसा, ज़मीन, जट्टा बौरा जाएगी तेरी भाभी। भैया ने भविष्यवाणी कर दी थी उस दिन। अनीता सच में बौरा गई थी। शादी के ठीक चौथे दिन बाद जो वो मायके गई तो वापस नहीं आई। मैं तो ऑफिस का बहाना बनाकर ठीक शादी से एक दिन पहले दिल्ली वापस आ गया था। परिवार वालों से खबरें मिलती रहीं। अनीता किसी भी कीमत पर ससुराल वापस आने को तैयार नहीं थी। फिर करीब महीने बाद एक दिन अचानक अनीता मायके से ससुराल वापस आ गई। भैया का हंसते हुए फ़ोन आया था। अरे बधाई हो, चाचा बनने वाला है तू। हवेली की ये गुत्थी कभी उलझती कभी सुलझती, कभी खबर मिलती अनीता ने फिर लड़ाई की, मर जाने की धमकी दी। फिर पता चलता सब ठीक हो गया। हवेली एक घर न रहकर जैसे रिश्तों का अस्पताल हो चुकी थी, जहाँ सारे रिश्ते बीमार थे। बेवकूफ़ औरत है, ध्यान नहीं रखा अपना। भैया की आवाज़ दुख की बजाय गुस्से से भरी हुई थी। बच्चा दुनिया में आने से पहले ही अलविदा बोल गया था। सबने अनीता को दोषी ठहराया था। बवाल एक बार फिर जोर पर था। इन सब में मेरी भूमिका एक मुख्य दर्शक से ज़्यादा नहीं थी। बस मैं ये सब होते हुए देख सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। इसी बीच एक नई बात मैंने शोर मचाया। अनीता ने भैया से बात करना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि उनके कमरे तक अलग हो गए थे। सारे नौकरों के बीच मेरा मजाक बनाकर रख दिया है इस लड़की ने। नौकर लोग इस तरह बात करते हैं, साहब का कमरा, बहू जी का कमरा। एक बार आ जा तू, खुद देख ले आकर। बात इतनी बिगड़ जाएगी किसी ने नहीं सोचा था। मुझे भी अब ये सब नाटक जैसा लगने लगा था। मन करता था अनीता से जाकर बात करूं, फिर याद आती उसकी न मिलने वाली बात। एक बार फ़ोन भी लगाया उसको, नंबर ही काम नहीं कर रहा था। हेलो सूरज, मैं अनीता। एक दिन अचानक किसी नए नंबर से अनीता का फ़ोन आया। चौंकाने वाली दो बातें थी। एक तो फ़ोन आना, दूसरा भाभी का रिश्ता याद न दिलाते हुए सिर्फ अनीता कहना। जी बोलिए भाभी। मैं अपने दायरे में ही रहा। मुझे इन सब के खिलाफ केस करना है, सपोर्ट करोगे? मेरे होश उड़ गए थे।
अब ये क्या था? घर में भयंकर बवाल करके भी इसको चैन नहीं। अब केस भी होगा और इसमें भी मेरा सपोर्ट। मैं हूँ कौन? आप मुझसे कैसे सपोर्ट मांग सकती हैं मेरी फैमिली के खिलाफ? मेरे सवाल के जवाब में मुझे सुनाई दिया सन्नाटा और फिर रोने की आवाज़। अनीता एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी और जब बोलना शुरू किया तो सन्नाटा मेरे जहन पर छाने लगा था। अनीता की बातें मानो तो वो नारकीय जीवन जी रही थी। शराब पीकर पत्नी को पीटना भैया के लिए आम बात थी। किसी भी आदमी से वो बात कर ले तो भैया पर भूत सवार हो जाता था। शादी के तुरंत बाद ही भैया की कुछ हरकतें अनीता को नागवारा गुजरी थी, तभी वो मायके से आना नहीं चाहती थी। फिर तुम वापस क्यों आई? वही रहकर विरोध करती, तलाक लेती? मैंने रूखे ढंग से पूछा। मैं उसकी बात आसानी से मान नहीं पा रहा था। मैं नहीं आना चाहती थी। तब तक पता चला कि प्रेगनेंसी है। मुझे लगा शायद सब ठीक हो जाएगा अब। वो रुक कर बोली। ठीक भी रहा कुछ दिन। फिर मेरा एक कज़न आया मुझसे मिलने। उसके जाने के बाद इनको लगा कि मेरे उसके बीच कुछ गलत रिश्ता है। इन्होंने बहुत मारा मुझे। मेरा 7वां महीना चल रहा था। वो फफक कर रो पड़ी थी। मैं कुछ भी कहने सुनने की हालत में नहीं था। ये सब ना सच लग रहा था ना झूठ। उसी वजह से, मतलब मारपीट की वजह से, मैंने झिझकते हुए पूछा। अनीता ने हामी भरी। हाँ, इनकी सनक की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरे मायके वाले तब भी कहते रहे एडजस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे पता है। मैंने उसकी बात सुनकर थोड़ा बहुत समझाकर फ़ोन रख दिया था। मैं सुन चुका था, मानना अभी बाकी था। घर के अंदरूनी मामलों की सच्चाई जिनको पूरी तरह पता हो सकती थी। मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया, हवेली के पुराने नौकर बुधिया को फ़ोन करके। उनका विश्वास जीतकर अंदर की बातें उगलवाई। जो सच निकल कर आया वो इतना कुरूप था कि सुनना मुश्किल था। अनीता सच को जी कैसे रही थी। उसने विरोध का नया तरीका निकाला था, अलग कमरा चुन लिया था। मुझे लग रहा था इतिहास अपने आप को दोहरा रहा था। यही हालत ताई जी की थी। बात बात पर ताई जी लताड़ दी जाती थी। मैं छोटा था, समझ नहीं पाता था। ताई जी के हाथ, गर्दन, चेहरे पर उभरते निशानों का मतलब मुझे बहुत बाद समझ में आया था। वही मारपीट की परंपरा भैया भी निभा रहे थे। भैया से कुछ कहा नहीं जा सकता था। अनीता का तलाक उसके माँ बाप होने नहीं दे रहे थे। अनीता मुझको अक्सर फ़ोन करने लगी थी। अब सहा नहीं जाता, लगता है मर जाऊं। एक घर में रहकर अलग अलग रह रहे हैं तब भी चैन नहीं है। कल फिर हाथ उठाया उसने मुझ पर। भैया तो मेरी नज़रों से गिरते ही जा रहे थे। ताऊ जी भी सम्मान पाने लायक नहीं थे। ताई जी तो गूंगी गुड़िया ही थी। उनके सामने घर में ये सब हो रहा था और वो चुप थी। साहब साहब, कार ठीक हो गई है। ड्राइवर मुझे तेज़ आवाज़ में जगा रहा था। जैसे तैसे आंखें खोलकर मैं फ्लैशबैक से वापस बाहर आया। कपड़े ठीक करके मुंह धोकर मैंने हुलिया ठीक किया और सीधे आधे घंटे में ही हवेली जा पहुंचा। हवेली घर ना लगकर भूतों का डेरा लग रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि हवेली का फाटक खुलते ही ताई जी की बाहें मुझसे नहीं लिपटी। बड़े दिन लगा दिए सूरज। ताई जी तुमको याद करती हुई चली गई। ताऊ जी सोफे पर निढाल पड़े हुए थे। मुझे देखकर आंखों में नमी तैर गई। कितने दिन की छुट्टी पर आए हो? कल सुबह चला जाऊंगा ताऊ जी। भैया कहाँ है? ताऊ जी पता नहीं के अंदाज में कंधे उचकाकर फिर से सोफे में धंस गए। मैं बैग वहीं रखकर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर आया। भैया के कमरे की ओर बढ़ा तो वहाँ धूप अंधेरा था। आगे ताई जी के कमरे में रोशनी थी। भैया भैया, मैंने आवाज़ देते हुए दरवाज़ा ढकेला। भैया वहाँ नहीं थे। सामने थी ताई जी की फ़ोटो, फूल माला पहनी हुई और उसके बगल में बैठी बुद्ध बनी हुई अनीता। मुझे देखकर उसने सिर झुका लिया। भैया भैया कहाँ है? मैं हड़बड़ा गया था। इतने सालों बाद अनीता को देखना, वो भी इस हाल में। शरीर ऐसा जैसे कंकाल को साड़ी पहना दी गई थी। चेहरे पर आंखें गड्ढों में धंसी हुई और रंगत ऐसी जैसे शरीर से पूरा खून निचोड़ लिया गया हो। अनीता ने फ़ोटो देखते हुए कहा, मम्मी चली गईं, अब कोई भी नहीं है। मैं वहीं डेवड़ी पर बैठ गया था। थोड़ी देर बाद
एक नौकर ने आकर बताया कि भैया 4 दिनों के लिए दोस्तों के साथ घूमने गए थे। सब कुछ स्पष्ट था। ताई जी को गए गिनती के कितने दिन हुए थे और भैया का घूमना फिरना शुरू हो चुका था। अनीता की हालत बता रही थी कि जिस तरह अधमरी हालत में उम्र बिताकर ताई जी ने दिन गिने, वही अंत अनीता का भी होना था। मैंने एक बार फिर अनीता को देखा। साथ बिताए दिन, महीने, साल एक साथ आकर खड़े हो गए। खाने के लिए नहीं पूछोगी? मैंने वहीं ड्योहरी पर बैठे हुए पूछा। वो चौंक कर उठी। हमारी नज़रें मिली। हज़ारों सवाल उठे। चुप हो गए। बुधिया काका मेरा खाना लगाकर मेरे कमरे में ले आए थे। धीरे धीरे बोलते हुए उनकी आंखें टपकने लगी। सब हमारी गलती है साहब, हम ही गोली की बोतल लाकर दिए थे मालकिन को। मतलब? खाना खाते हुए मेरे हाथ रुक गए। सारी गोलियां खा के सो गई मालकिन। बहुत दुखी थी। वो फूट फूट कर रो पड़ा था। मेरे हाथ में पकड़ा निवाला थाली में छूट गया। ताई जी की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई, यह बात झूठ थी? ताऊ जी ने अब तक उनका जीना इतना मुश्किल किया हुआ था। यानी सब ठीक हो जाएगा कहा जाना एक झूठ है? कभी कुछ ठीक नहीं होता। एक डर और मुझ पर हावी हो गया था। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा था। जब भैया ताऊ जी के रास्ते पर चल रहे थे, तो क्या अनीता ताई जी के रास्ते पर नहीं जाएगी? रात तक मैं छत पर टहलता रहा, कुछ कुछ सोचता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने अनीता के कमरे की ओर रुख किया। मेरी एक बात मानोगी? बोलिए। तुरंत अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। अनीता को तब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक बुधिया काका का बताया सच मैंने उसको सामने लाकर नहीं रख दिया। ताई जी की तरह ही जी रही हो तुम। उन्हीं की तरह दुनिया से जाना भी चाहती हो। सोच लो तुमको क्या करना है। मैं सुबह निकल रहा हूँ। मैं हूँ तुम्हारे साथ। अनीता की आंखों में मैंने देखकर आखिरी 4 शब्द कहे और वापस लौट आया। पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई। सुबह हल्की सी झपकी लगी तो शोर शराबे से आंखें खुली। ताऊ जी बुरी तरीके से चीख रहे थे। प्रताप को फ़ोन लगाओ, बोलो जहाँ है तुरंत आए। ये देखो कालिख पोत गई। वो एक कागज़ हाथ में पकड़े हुए कांप रहे थे। मैंने उनको एक जगह बिठाया और आंखें मिलाते हुए वो कागज़ पढ़ना शुरू किया। प्रताप, मैं जा रही हूँ, सब कुछ छोड़कर, आपको, आपकी सनक और आपकी दौलत को छोड़कर। मुझे ढूंढिएगा नहीं। तलाक के कागज़ जल्दी मिलेंगे आपको। अनीता। मैं सन्न रह गया था। इस कदम की हिम्मत की उम्मीद मुझे उससे नहीं थी। जब यही करना था तो इतने साल किस बात का इंतज़ार कर रही थी? बुधिया काका ने मेरा कंधा थपथपाकर मुझे कमरे में आने को कहा। ये चिट्ठी आपके लिए दे गई है बहू जी। एक बंद लिफाफा थमाकर काका तेजी से बाहर निकल गए। मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और वो चिट्ठी पढ़नी शुरू की। सूरज, मैं जा रही हूँ, अकेली, अपनी बची कुची हिम्मत बटोरकर। तुम्हारे सवाल ने मुझे सोने नहीं दिया। जवाब ये है कि ना मुझे मम्मी की तरह जीना है, ना उनकी तरह दुनिया से जाना है। मम्मी मुझे वो रास्ता दिखा गई है जो मुझे बहुत पहले चुन लेना चाहिए था। तुम सोच रहे होगे कि ये हिम्मत मुझ में पहले क्यों नहीं आई। उत्प्रेरक समझते हो ना? कैटलिस्ट किसी धीमी प्रक्रिया को तेज़ कर देता है। तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारे कहे वो 4 शब्द, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ये मेरे लिए उत्प्रेरक का ही काम कर गए। आज मेरे लिए नई सुबह है। ये सुबह तुम लाए हो, अपने नाम विहान का सार्थक करते हुए। विहान का मतलब भी तो सुबह होता है ना। फ़िलहाल तो अपनी मंजिल की ओर खुद बढ़ूंगी। जहाँ कमज़ोर पड़ी तो तुम्हारी तरफ मुड़कर देखूंगी। मिलोगे ना वहाँ? अनीता। मैंने चिट्ठी मोड़कर अपनी सूटकेस में छिपाई। अपना सारा सामान पैक किया। मेरा भी निकलने का टाइम हो रहा था। बाहर शोरगुल बढ़ गया था। प्रताप भैया वापस आ गए थे। मैंने चिट्ठी सूटकेस से निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर पानी से निगल ली। अपने फ़ोन से अनीता का नंबर डिलीट किया। सारी चैटिंग, कॉल डिटेल, सब कुछ। कमरे से बाहर निकलते ही छानबीन मेरी भी तो होगी। मुझे पता था। चिट्ठी फाड़ने का दुख था। जिंदगी का पहला प्रेम पत्र था। फ़ोन नंबर डिलीट करके दुख नहीं हुआ। मुझे यकीन था कि अब तक अनीता अपना फ़ोन नंबर बदल चुकी होगी और मुझे ये भी यकीन था कि कुछ दिनों बाद एक अनजान नंबर से फ़ोन ज़रूर आएगा और मुझे ये आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। हेलो, मैं अनीता।